हेलो डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ल्यूकीमिया। राइट, जिसे आमतौर पर ब्लड कैंसर कहा जाता है। एग्जैक्टली और आज के इस डीप डाइव में ना हम एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री को अनपैक करेंगे जो हमारे ब्लड फॉर्मिंग सेल्स यानी रक्त बनाने वाली कोशिकाओं के अंदर शुरू होती है। बिल्कुल, इसके अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स बहुत फैसिनेटिंग है। हाँ, तो इमेजिन कीजिए कि हमारा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा एक हाईली रेगुलेटेड फैक्ट्री है। आज हम देखने वाले हैं कि क्या होता है जब इस फैक्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल पूरी तरह से फेल हो जाता है। ये फैक्ट्री एनालॉजी इस बीमारी को समझने के लिए परफेक्ट है। देखिए, एक हेल्दी सिस्टम में, मतलब एक स्वस्थ सिस्टम में, ब्लड स्टेम सेल्स दो पाथवेज में डेवलप होते हैं। ओके। एक है लिम्फॉइड स्टेम सेल्स और दूसरा है माइलॉइड स्टेम सेल्स। ये फाउंडेशन है इस बीमारी को डिटेल में समझने के लिए। राइट। तो इन दोनों पाथवेज के फंक्शंस क्या होते हैं बेसिकली? तो जो लिम्फॉइड स्टेम सेल्स है ना, वो आगे चलकर लिम्फोसाइट्स में डेवलप होते हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, जिन्हें हम एनके सेल्स कहते हैं। और इनका प्राइमरी फंक्शन इन्फेक्शन से लड़ना और पैथोजेनिक सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है, राइट? एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ माइलॉइड स्टेम सेल्स से रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, आरबीसीज, जो हमारे टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैरी करते हैं। ओके। इसके अलावा ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी बनाते हैं, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और इन्फेक्शन से लड़ते हैं। और हाँ, प्लेटलेट्स भी यहीं से बनते हैं। प्लेटलेट्स मतलब जो डैमेज ब्लड वेसल्स में क्लॉट बनाकर हेमोस्टेसिस इंड्यूस करते हैं, यानी ब्लीडिंग रोकते हैं। सही कहा आपने। ये सब एक नॉर्मल फैक्ट्री का रूटीन प्रोडक्शन है। तो इस नॉर्मल वेल फंक्शनिंग फैक्ट्री में अचानक से प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ब्लास्ट सेल्स के लेवल पर। ब्लास्ट सेल्स बेसिकली इमेच्योर ब्लड सेल्स होते हैं। डेवलप नहीं हुए हैं। हाँ, ल्यूकीमिया में इन ब्लास्ट सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। इन ब्लास्ट्स का कोई प्रॉपर डेवलपमेंट फेज नहीं होता, इसलिए ये कभी मैच्योर या परिपक्व नहीं होते। ओह वाओ! तो वो फैक्ट्री स्पेस घेरते रहते हैं बिना किसी काम के? बिल्कुल। और यहाँ एक क्रूशियल डेटा पॉइंट है। जब बोन मैरो में इन ब्लास्ट सेल्स का एक्यूमुलेशन यानी जमाव 20% से ज्यादा हो जाता है, यानी ग्रेटर देन 20%, तब इस कंडीशन को एक्सप्लिसिटली ल्यूकीमिया कहा जाता है। वेट, 20% ब्लास्ट्स, ये एक स्ट्रिक्ट डायग्नोस्टिक थ्रेशोल्ड है? हाँ, ये क्लियर बाउंड्री सेट करता है क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए। ओके, क्विकली रिवाइज करते हैं इसको। हमारी पहली क्विक रिवीजन। नॉर्मल मैरो फैक्ट्री में स्टेम सेल से लिम्फॉइड और माइलॉइड सेल्स बनते हैं, लेकिन जब इमेच्योर ब्लास्ट सेल्स का ओवर प्रोडक्शन होता है और वो मैरो में 20% से ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं, मतलब जमा हो जाते हैं, तो हम उसे ल्यूकीमिया कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। राइट। अब जब हम जानते हैं कि बीमारी क्या है, हमें ये जानना जरूरी है कि ये किससे होती है और इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं। एपिडेमियोलॉजी मतलब कौन इसे इफेक्ट होता है? एग्जैक्टली। इंडिया में लिम्फोइड हेमेटोपोइटिक मैलिग्नेंसीज मेन यानी पुरुषों में 9.5% और विमेन यानी महिलाओं में 5.5% कंस्टिट्यूट करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डबल इन मेन कंपेयर टू वुमेन। हाँ, और पॉपुलेशन बेस्ड सर्वेस के अनुसार ना, इंडिया में इसका इंसिडेंस काफी वेरी करता है। जैसे बार्शी में, जो महाराष्ट्र का एक रूरल एरिया है, वहाँ इंसिडेंस रेट 0.8 पर 1 लाख है। 0.8? ओके। लेकिन वही रेट दिल्ली जैसे अर्बन एरिया में सीधा 5 पर 1 लाख तक पहुंच जाता है। वेट, रियली? बार्शी और दिल्ली के इंसिडेंस रेट में इतना बड़ा डिफरेंस? क्या इसका मतलब ये है कि पोल्यूशन या लाइफस्टाइल डायरेक्ट कॉजेज हैं इसके? देखिए, इसका एटियोलॉजी यानी कारण अभी भी एक एनिग्मा है, एक रहस्य है। हालांकि कुछ क्रोमोसोमल कोरिलेशन जरूर सजेस्ट किए गए हैं लिटरेचर में, पर वो क्लिनिकली प्रूवन नहीं है, राइट? राइट। कोई स्ट्रिक्ट प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल नहीं है इसके लिए, लेकिन हाँ, कुछ अवॉइडेबल ट्रिगर्स और रिस्क फैक्टर्स जरूर हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। डॉक्टर्स, इसको याद रखने के लिए हम एक न्यूमोनिक यूज कर सकते हैं, SCRFD। SCRFD। ये एक अच्छा निमोनिक है। हाँ, तो पहला है S, जिसका मतलब है स्मोक यानी धूम्रपान। बिल्कुल। और सी से है केमिकल और रेडिएशन एक्सपोजर। राइट। फिर R आता है। R इज फॉर रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी, मतलब जो पहले किसी और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए दी गई हो, वो भी रिस्क बढ़ा सकती है। सही कहा। फिर F से आती है फैमिली हिस्ट्री ऑफ ल्यूकीमिया, अगर परिवार में किसी को हुआ है। और D से है डाउन सिंड्रोम जैसा जेनेटिक डिसऑर्डर। तो SCRFD हमारा रिस्क फैक्टर चेकलिस्ट हो गया। एग्जैक्टली।
अब इन रिस्क फैक्टर्स के बाद सवाल ये उठता है कि ये नियोप्लास्टिक ब्लास्ट्स बॉडी में एग्जैक्टली क्या तबाही मचाते हैं और हम इन्हें कैटेगराइज कैसे करते हैं? पैथोजेनेसिस की बात कर रहे हैं हम। हाँ, देखिए, ये जो ब्लास्ट्स होते हैं ना, ये नॉन फंक्शनल, डिस्प्लास्टिक और अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और इनका क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है। क्लोनल प्रोलिफरेशन मतलब ये अपनी ही एबनॉर्मल कॉपीज तेजी से बनाने लगते हैं। राइट। और क्योंकि बोन मैरो एक बंद जगह है, ये नए एबनॉर्मल सेल्स नॉर्मल हेमेटोपोएटिक प्रिकर्सर्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बोन मैरो के अंदर जगह घेर लेते हैं। बिल्कुल। इस प्रोसेस से नॉर्मल हेमेटोपोइसिस डिस्टर्ब होता है, यानी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण पैनसाइटोपिनिया डेवलप होता है। पैनसाइटोपिनिया, ये एक बड़ा क्लिनिकल टर्म है, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। इसका मतलब क्या है स्पेसिफिकली? पैनसाइटोपिनिया का बेसिकली मतलब है कि 3 मेजर ब्लड लीनेजेस की कमी हो जाना। पहला, अनीमिया यानी आरबीसीज की कमी, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इफेक्ट होगा। राइट। दूसरा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया यानी प्लेटलेट्स की कमी, जिससे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ता है। और तीसरा, ल्यूकोपीनिया। ल्यूकोपीनिया मतलब नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स या WBCs की कमी, जिससे इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। ये तबाही का मैकेनिज्म है। लेट्स डू अ सेकंड क्विक रिवीजन हियर। हमने देखा SCRFT रिस्क फैक्टर्स से ब्लास्ट्स का क्लोनल प्रोलिफरेशन होता है। ये ब्लास्ट्स नॉर्मल सेल्स को रिप्लेस करते हैं, लीडिंग टू पैनसाइटोपिनिया। और पैनसाइटोपिनिया का मतलब है एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जिससे ब्लीडिंग होती है, और ल्यूकोपीनिया जिससे इन्फेक्शंस होते हैं। परफेक्ट समरी। तो एक सवाल है मेरा, क्या सभी ल्यूकीमियाज एक ही स्पीड से आगे बढ़ते हैं? नहीं, स्पीड और टाइप दोनों वेरी करते हैं। इसे ड्यूरेशन और ब्लड सेल के टाइप के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। ओके, तो क्लासिफिकेशंस क्या है? पहले ड्यूरेशन की बात करें। अक्यूट ल्यूकीमिया बहुत फास्ट एस्केलेट करता है क्योंकि एबनॉर्मल ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं होते, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं। और क्रॉनिक? क्रॉनिक ल्यूकीमिया स्लोली डिटेरिएट करता है क्योंकि इसमें कुछ ब्लास्ट सेल्स होते हैं, पर बाकी नॉर्मल सेल्स अपना काम कुछ हद तक करते रहते हैं। ओह, इसलिए उसमें थोड़ा टाइम मिल जाता है पेशेंट को। बिल्कुल। अगर हम 4 मेन टाइप्स की बात करें, जिसमें मार्कर्स का पता होना डॉक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है। पहला है ALL। ALL यानी एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। ये तो चाइल्डहुड ल्यूकीमिया का सबसे कॉमन फॉर्म है, राइट? हाँ, ये लिम्फोब्लास्ट्स के प्रोलिफरेशन से होता है। इसमें 2 वेरिएंट्स होते हैं। बी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, जिसके सेल मार्कर्स हैं CD10, 19 एंड 20। बी सेल के मार्कर्स CD10, 19 एंड 20। गॉट इट। और दूसरा है टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, जिसका सेल मार्कर CD3 है। CD3, ओके। और इसकी कोई और स्पेसिफिक रिस्क है? हाँ, ये लिम्फ नोड्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेटास्टासिस कर सकता है, यानी वहां फैल सकता है। राइट। दूसरा टाइप कौन सा है? दूसरा है AML, यानी अक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। ये चाइल्डहुड में सेकंड मोस्ट कॉमन है और अडल्ट्स के लिए मोस्ट कॉमन फॉर्म्स में से एक है। और ये माइलोब्लास्ट के प्रोलिफरेशन से होता है। इसके मार्कर्स याद रखना इजी है डॉक्टर्स। एक छोटा सा निमोनिक इंसर्शन मेरी तरफ से। AML के सेल मार्कर्स कंसेक्यूटिव नंबर्स जैसे हैं, CD13, 33 और 34। CD13, 33, 34। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। तीसरा टाइप है CLL, यानी क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। ये अडल्ट ल्यूकीमिया का सेकंड मोस्ट कॉमन फॉर्म है ना? हाँ, और CLL का कोर्स अनप्रेडिक्टेबल होता है। कुछ CLL सालों तक स्टेबल रहते हैं और रिगरस थेरेपी नहीं चाहिए होती, पर दूसरों में प्रायोरिटी ट्रीटमेंट बहुत जरूरी हो जाता है। और आखिरी टाइप? फोर्थ है CML, क्रॉनिक माइलोजेनियस ल्यूकीमिया। इसमें शुरू में सिम्टम्स नोटिसेबल नहीं होते, अक्सर किसी और डिजीज के रूटीन ब्लड टेस्ट में इंसिडेंटली डायग्नोज होता है। ओके। और किस एज ग्रुप को ज्यादा इफेक्ट करता है ये? एपिडेमोलॉजी के हिसाब से 65 ईयर्स से ओल्डर लोगों में इसका रिस्क हाई होता है। राइट। तो 4 टाइप्स हो गए, पर क्योंकि ALL बच्चों में सबसे आम है, आज के इस सेशन में हम इस पर एक डिटेल्ड माइक्रोस्कोपिक लेंस लगाएंगे। ये एक जरूरी डीप डाइव है। इसका मॉलिक्यूलर और सिस्टेमिक जर्नी क्या है, मतलब ये अंदर काम कैसे करता है? ALL चाइल्डहुड कैंसर में सबसे कॉमन है। हालांकि अगर हम ओवरऑल देखें तो ये AML से रेयर है, पर बच्चों में डोमिनेट करता है। ये तब होता है जब B सेल या T सेल प्रिकर्सर्स के DNA कोर में एरर्स डेवलप होते हैं। बोन मैरो सेल्स के अंदर जेनेटिक एरर्स। एग्जैक्टली। और इसका सबसे कॉमन आइडेंटिफाइबल कॉज क्या है? प्री एग्जिस्टिंग हीमेटोपोएटिक डिसऑर्डर्स, जैसे माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम, एप्लास्टिक एनीमिया और माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स।
ये सब कंडीशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं पेशेंट में। और डायग्नोसिस की डिटेल्स क्या हैं इसके लिए? इसके डायग्नोसिस में फ्लो साइटोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिम्फोब्लास्ट्स टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटिडिल ट्रांसफरेज, जिसे टीडीटी कहते हैं, उसके लिए पॉजिटिव होते हैं। टीडीटी पॉजिटिव, ये मार्क करना जरूरी है। हाँ, और जैसा आपने पहले बताया, बी सेल मार्कर्स CD10, 19, 20 और टी सेल मार्कर CD3 मिलते हैं। ट्रीटमेंट्स में कीमोथेरेपी या टारगेटेड ड्रग्स शामिल हैं। ओके, लेट्स डू अ थर्ड क्विक रिवीजन। ALL बच्चों में कॉमन है, टीडीटी पॉजिटिव होता है, बी सेल मार्कर्स 10, 19, 20 और टी सेल मार्कर्स CD3 हैं। और ये प्री एग्जिस्टिंग डिसऑर्डर्स जैसे अप्लास्टिक अनीमिया से लिंक हो सकता है। बिल्कुल परफेक्ट। अब इसको और प्रैक्टिकली समझने के लिए फ्लो चार्ट 5.1 को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। राइट, लेट्स डू अ क्वेश्चन आंसर स्टाइल वॉक थ्रू फॉर दिस फ्लो चार्ट। तो सबसे पहला सवाल, जब ये जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज एक्यूमुलेट होती हैं इन इमैच्योर प्रीकर्सर्स में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है मल्टीप्लिकेशन। ये नियोप्लास्टिक लिम्फॉइड प्रीकर्सर सेल्स यानी ब्लास्ट्स एंडलेसली डिवाइड होते हैं और बोन मैरो में पूरी तरह से भर जाते हैं। बोन मैरो तो एक क्लोज्ड स्पेस है ना? एग्जैक्टली। ये एक्सपैंडिंग मैरो बाहर की तरफ बोन पर पुश करता है और इस मैकेनिकल प्रेशर की वजह से सिवियर बोन पेन होता है। ओह, और पीडियाट्रिक पेशेंट्स में ये बोन पेन कैसा होता है? बच्चों में ALL का ये बोन पेन AML से भी ज्यादा वर्स होता है, बहुत पेनफुल होता है। और अंदर जो बाकी नॉर्मल सेल्स थे, उनका क्या होता है? ये ब्लास्ट्स उन बाकी ब्लड प्रीकर्सर्स को कंप्लीटली डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी अपनी जगह से हटा देते हैं, जिसका नतीजा वही पैनसाइटोपिनिया होता है जो हमें CBC रिपोर्ट पर दिखता है। ओके, पर मैरो फिलअप होने के बाद क्या ये रुकते हैं? नहीं, जब मैरो पूरी तरह फिलअप हो जाता है तो ये ब्लास्ट्स ब्लड में स्पिल आउट होते हैं, मतलब बाहर निकल आते हैं, जिसका मतलब है पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में कैंसर सेल्स। हाँ, और इस वजह से CBC पर हाई WBCs दिख सकता है डिस्पाइट द पैनसाइटोपिनिया। इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हाई काउंट का मतलब स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं, बल्कि यूजलेस कैंसर सेल्स का ब्लड में तैरना है यहाँ। सही पकड़ा आपने। और फिर ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में भी एक्यूमुलेट होते हैं, जिसे लिम्फेडेनोपैथी और स्प्लीनोमेगाली कहता है। राइट। तो पेशेंट फिजिकली कैसा फील करता है इस पॉइंट पर, जब ये सब बॉडी में चल रहा हो? कंडीशन काफी बुरी होती है। RBCs की कमी से अनीमिया होता है, जिसमें पेशेंट को फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैलर यानी पीलापन होता है। और प्लेटलेट्स की कमी? प्लेटलेट्स की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिससे इजी ब्रूजिंग, स्किन पर पेटिचिया यानी छोटे लाल दाग और गम से ब्लीडिंग होती है। और जो न्यूट्रोफिल्स की कमी होती है? न्यूट्रोफिल्स की कमी की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शंस होने के ग्रेटर चांसेस होते हैं। इम्यून सिस्टम हेल्पलेस हो जाता है। बॉडी बेसिकली हर फ्रंट पर फेल हो रही होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना सोर्स में दिया है सेल लाइसिस के बारे में। व्हाट हैपेंस व्हेन दीज कैंसर सेल्स डाई रैपिडली? ये एक क्रूशियल पॉइंट है। कैंसर सेल्स डिवाइड तो तेजी से होते ही हैं, पर उनका रेट ऑफ सेल लाइसिस यानी उनके टूटने या मरने की स्पीड भी बहुत हाई होती है। और उस हाई टर्नओवर का असर? उस वजह से वेट लॉस, मलेज, फीवर या चिल्स और नाइट स्वेट्स होते हैं। पर सबसे बड़ा खतरा कुछ और है। क्या? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ओह, ये वो मैसिव बायोकेमिकल फ्लड है ना? बिल्कुल। जब ये ब्लास्ट इतनी बड़ी मात्रा में टूटते हैं तो उनके इंट्रासेलुलर कंटेंट्स डायरेक्ट प्लाज्मा में रिलीज हो जाते हैं। स्पेसिफिकली यूरिक एसिड, पोटेशियम जिसे हम K+ कहते हैं, और LDH एंजाइम। जिसका मतलब है बॉडी में हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरकिलीमिया और हाई LDH हो जाता है। एग्जैक्टली। और हमारी किडनीज इस सडन केमिकल लोड को हैंडल नहीं कर पाती। राइट। तो इसकी सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? इसका सीधा असर किडनीज पर पड़ता है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर देते हैं, लीडिंग टू अक्यूट किडनी इंजरी। और यही यूरिक एसिड जॉइंट्स में अक्यूमुलेट होकर गाउट प्रेसिपिटेट कर सकता है। एक प्योरली हेमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे डायरेक्ट मैकेनिकल और केमिकल पाथवेज के थ्रू किडनीज और जॉइंट्स तक को क्रैश कर सकती है। वाओ! टाइम फॉर आवर फाइनल रैपिड फायर रिवीजन सेशन फॉर आवर डॉक्टर्स। गो अहेड। ALL में ब्लास्ट्स मैरो में बढ़ते हैं, जिससे बून पेन होता है। ब्लड में स्पिल होते हैं, जिससे ल्यूकोसाइटोसिस होता है। नॉर्मल सेल्स डिस्प्लेस्ड होते हैं, जिससे पैनसाइटोपिनिया होता है, मीनिंग एनीमिया, इन्फेक्शन और ब्लीडिंग। और ब्लास्ट्स के तेजी से टूटने से ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम होता है, जिसमें यूरिक एसिड, पोटेशियम, LDH रिलीज होते हैं, लीडिंग टू अक्यूट किडनी इंजरी एंड गाउट। सही है? एग्जैक्टली।
इस एक डीप डाइव से हम क्लियर समझ सकते हैं कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक डीएनए एरर हेमाटोपोइसिस फैक्ट्री को हाईजैक करके पूरे बॉडी सिस्टम को हाइपरयूरेसीमिया और बोन पेन जैसे डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स तक ले जाता है। थिंक अबाउट इट डॉक्टर्स, एक बोन मैरो सेल का सिंगल एरर कैसे बॉडी के हर एक ऑर्गन सिस्टम, किडनी से लेकर लिम्फ नोड्स तक को इनडायरेक्टली कंट्रोल और क्रैश कर सकता है। द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ आवर सिस्टम्स इज ब्यूटिफुली टेरिफाइंग। सही कहा आपने, ये सिस्टम्स एक दूसरे पर बहुत डीपली रिलाई करते हैं। बिल्कुल। और जैसे कि हमने शुरू में प्रॉमिस किया था, सेशन के एंड में आप सभी व्यूअर डॉक्टर्स के लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है हमारी तरफ से। कमेंट में अपना आंसर सिर्फ 1 वर्ड में दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने ध्यान से सुना हो। क्वेश्चन है, टी लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में कौन सा स्पेसिफिक सेल मार्कर यानी सीडी मार्कर पाया जाता है? हिंट दे देते हैं, हमने सेशन के दौरान ALL के डायग्नोसिस में इसको कवर किया था, बी सेल मार्कर्स के जस्ट बाद। राइट। अपना आंसर नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग। गुड लक डॉक्टर्स।